आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंदगी और मौत के बीच फंसे एक ऐसे आदमी की जो आधा मरा हुआ बर्फ, भालू, धोखा और आदिवासियों के बीच सिर्फ एक वजह से जिंदा रहता है। बदला कहानी ह्यू ग्लास की और मूवी का नाम है द रेवेनेंट, जो रिलीज हुई थी 2015 में। IMDb रेटिंग करीब 8 और रॉटन टोमेटोज पे लगभग 78% लोगों को ये फिल्म पसंद आई। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक शिकारियों की टीम से जो एक घने जंगल के बीच जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं। ये लोग जानवरों को मारकर उनकी खाल उतारते हैं और उन्हीं स्किन्स को शहर में बेचकर अपना गुजारा करते हैं। वो लोग अपनी सारी खालें बांध रहे होते हैं, जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि अचानक से जंगल के आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। आदिवासी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो तीर बरसाना शुरू कर देते हैं और शिकारियों की टीम के कई लोग कुछ ही सेकंड में मारे जाते हैं। असल में इस हमले के पीछे एक बड़ी वजह होती है। किसी ने आदिवासी लीडर की बेटी का अपहरण कर लिया था और उन्हें पूरा शक है कि ये हरकत इन्हीं अमेरिकन शिकारियों ने की है। शिकारी भी जवाबी फायर करते हैं, लेकिन आदिवासी ज्यादा हैं और उन्हें इस जंगल की जमीन, पेड़, रास्ते सब याद हैं। शिकारी उनका मुकाबला नहीं कर पाते और उनके और भी साथी मारे जाते हैं। अब कप्तान को समझ आ जाता है कि अगर हमने इन ट्रेबल्स से लड़ना जारी रखा तो हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। वो चिल्लाकर अपने लोगों से कहता है, जितनी खालें उठा सकते हो उठाओ और जल्दी से नाव की तरफ भागो। यहीं पर हमें दिखता है इस फिल्म का मेन कैरेक्टर ग्लास, एक शांत एक्सपीरियंस्ड हंटर। तभी ये लोग देखते हैं कि दूर से आदिवासियों का एक और बड़ा झुंड आ रहा है। अब ये लोग लड़ना छोड़ देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से नाव की तरफ दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते टीम के और लोग मारे जाते हैं, लेकिन किसी तरह कुछ लोग बचते हैं, नाव तक पहुंचते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ये अमेरिकन शिकारी अब नदी के रास्ते दूर निकल आए हैं, लेकिन उनके चेहरों पर साफ डर दिखता है। उन्हें पता है कि ये आदिवासी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो कभी भी दोबारा हमला कर सकते हैं। अब सब कंफ्यूज हैं कि आखिर जाना किधर है। कप्तान ग्लास की तरफ देखता है और पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? ग्लास शांति से कहता है, हमें ये नाव छोड़कर जमीन के रास्ते जंगल पार करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी नदी के किनारे किनारे हमारा पीछा करते हुए बहुत जल्दी नाव तक पहुंच जाएंगे। जमीन का रास्ता लंबा है, लेकिन हमारे लिए सबसे सुरक्षित है। लेकिन उसकी टीम में से एक आदमी जेरल्ड ग्लास के इस फैसले को पसंद नहीं करता। वो गुस्से में बोलता है, अगर हम जमीन के रास्ते गए तो वो लोग हमें जल्दी पकड़कर मार देंगे। ये रास्ता बहुत लंबा है, घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। कप्तान शांत रहकर कहता है, ग्लास इस जगह को हम सबसे बेहतर जानता है। हम यहाँ जिंदा उसी की वजह से हैं। हमें इसकी बात माननी चाहिए। आखिर सब लोग तय करते हैं कि वो जमीन के रास्ते जाएंगे। जेरल्ड मन मारकर मान तो जाता है, लेकिन दिल से इस फैसले के खिलाफ रहता है। कुछ लोग और भी होते हैं जिन्हें ग्लास की बात पसंद नहीं आती। वो कहते हैं, तुम लोग जमीन से जाओ, हम नदी के रास्ते ही घर जाएंगे। तो एक ग्रुप नाव में बैठकर आगे बढ़ जाता है और बाकी लोग ग्लास और कप्तान के साथ नाव से उतरकर जंगल के रास्तों पर चल पड़ते हैं। कप्तान सबको बोलता है, जितनी खालें हैं उन्हें यहीं छोड़ दो, ताकि रास्ते में हमें इन्हें उठाने की दिक्कत नहीं हो। सब उसकी बात मानते हैं। खालों के बंडल पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं, ताकि अगर कभी वे वापस लौटें तो इन्हें फिर से निकाल सके। अब ये सब लोग ठंडी हवा, पत्थरीली जमीन और बर्फीले जंगलों में पैदल सफर शुरू करते हैं। जंगल के रास्ते चलते चलते शाम हो जाती है। सब लोग एक जगह रुककर कैंप लगा लेते हैं और रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद अंधेरा छा जाता है, ठंडी हवा चल रही है। लोग आग के पास सोने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह हमें वो टीम दिखाई जाती है जिसने ग्लास की बात नहीं मानी थी और नाव से आगे चले गए थे। उन पर आदिवासी अचानक हमला कर देते हैं और सबको मार डालते हैं। आदिवासी समझ जाते हैं कि बाकी बचे अमेरिकी शिकारी जंगल के अंदर पैदल निकल गए हैं। अब वो लोग पूरे जंगल में फैल जाते हैं ताकि उन बचे हुए शिकारियों को ढूंढ सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। दूर कहीं पेड़ हिलने की आवाजें और पत्तों के रगड़ने की सरसराहट सुनाई दे रही होती है। सब लोग अभी भी सो रहे होते हैं, लेकिन ग्लास की नींद खुल जाती है। उसे लगता है जैसे आसपास कोई है। वो अपनी बंदूक मजबूती से पकड़कर सावधानी से आगे बढ़ता है। तभी उसे सामने झाड़ियों के पास भालू के दो छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। ग्लास उनके आसपास से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक विशाल बैर झाड़ियों से निकलकर पूरी ताकत से ग्लास पर टूट पड़ता है। उसके हाथ से बंदूक छूट जाती है। भालू उसे जमीन पर पटक पटक कर बुरी तरह घायल कर देता है। ग्लास रो भी नहीं पाता, बस दर्द से तड़पता रहता है। भालू थोड़ी देर शांत होता है और जैसे ही हटने लगता है, ग्लास किसी तरह रेंग कर अपनी बंदूक तक पहुंचता है और भालू पर गोली चला देता है। गोली भालू के सिर पर नहीं, उसकी गर्दन पर लगती है। अब भालू और ज्यादा पागल हो जाता है। वो ग्लास की गर्दन और शरीर पर अपने नुकीले पंजों से कई गहरे वार करता है। ग्लास किसी तरह चाकू निकालता है और भालू पर कई बार वार करता है। दोनों आपस में उलझते उलझते एक ढलान से लुढ़क कर नीचे गिर जाते हैं। भालू ग्लास के ऊपर गिरता है। भालू वहीं मर जाता है, लेकिन ग्लास भी लगभग मरने ही वाला होता है। उसकी गर्दन फट चुकी होती है। पीठ, छाती, हाथ सब जगह गहरे जख्म होते हैं। ग्लास के साथियों को गोली की आवाज सुनाई देती है। वो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि भालू का भारी शरीर
ग्लास के ऊपर गिरा हुआ है। काफी मेहनत से वो भालू का शरीर हटाते हैं, ग्लास को बाहर निकालते हैं। वो उसके जख्म सिलने की कोशिश करते हैं, कपड़ा बांधते हैं, जो कुछ हो सकता है करते हैं, लेकिन उनके चेहरे साफ बता रहे होते हैं ग्लास अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ आदिवासी लीडर जो स्किन उसने शिकारियों से छीनी थी उन्हें फ्रेंच शिकारियों को देता है और बदले में उनसे घोड़े और बंदूकें ले लेता है। मतलब अब अमेरिकन शिकारियों के लिए खतरा कई गुना बढ़ चुका है। पहले ये आदिवासी सिर्फ तीर भाले से हमला करते थे, अब उनके पास भी घोड़े और गन्स हैं। ग्लास के जख्म इतने बुरे हैं कि वो चल भी नहीं सकता। उसके साथी लोग उसके लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं, उसे उस पर लिटाते हैं और बर्फीले पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो कुछ दूर तक ग्लास को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन आगे एक ऊंचा पहाड़ आता है। रास्ता इतना खराब होता है कि एक सही सलामत आदमी भी मुश्किल से चढ़ पाए तो ग्लास को स्ट्रेचर समेत ऊपर ले जाना लगभग नामुमकिन होता है। वो लोग कोशिश करते हैं लेकिन ग्लास को ऊपर नहीं चढ़ा पाते। इसी बीच कप्तान को एक खतरनाक फैसला लेना पड़ता है। वो अपने एक आदमी से कहता है, ग्लास के चेहरे पर कपड़ा रखो। असल में वो ग्लास की जान खत्म करके उसको लंबी पीड़ा से बचाने वाला होता है। उसके मन में होता है ग्लास अब जिंदा नहीं बचेगा और उसे ढोते ढोते बाकी सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही वो ग्लास को मारने वाला होता है, ग्लास का बेटा हॉक बीच में आ जाता है। वो रोकर कहता है, ऐसा मत करो। कप्तान उसके दुख से पिघल जाता है। उसे याद आता है कि आज सब इस जंगल में जिंदा हैं, तो ग्लास की वजह से कप्तान अपनी बंदूक नीचे कर देता है और वहां मौजूद सब लोगों से कहता है, जो भी ग्लास के साथ यहाँ रुकेगा जब तक ये मर नहीं जाता उसे गांव लौटने पर $70 दिए जाएंगे। ग्लास ने हमारी जान बचाई है, अब उसकी नेचुरल डेथ होनी चाहिए। जब वो मरेगा उसका ठीक से फाइनल संस्कार करना और फिर लौट आना। ग्लास का बेटा हॉक तुरंत कहता है, मैं रुकूंगा। वहाँ एक और लड़का होता है, ब्रीजर। वो कहता है, मैं भी रुकूंगा, चाहे मुझे पैसे मिले या न मिले। अब दोनों जवान हैं तो कप्तान कहता है, एक बड़ा आदमी भी साथ होना चाहिए। तभी जेरल्ड आगे आता है और कहता है, मैं रुकूंगा, लेकिन $70 बहुत कम है, $300 दो तो मैं रुक जाऊंगा। वैसे भी ग्लास 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा। कप्तान मजबूरी में मान जाता है। हॉक और ब्रीजर भी कह देते हैं, आप हमारे पैसे भी उसे दे दो। इस तरह ग्लास के साथ रुक जाते हैं 3 लोग, उसका बेटा हॉक, लड़का ब्रीजर और जेरल्ड। बाकी सब आगे निकल जाते हैं। जेरल्ड अब ग्लास के पास बैठकर उसके मरने का इंतजार करता रहता है, लेकिन ग्लास मरने का नाम ही नहीं लेता। समय बीता है, ग्लास दर्द से कराह रहा है पर जिंदा है। एक दिन हॉक और ब्रीजर पानी और खाने की तलाश में थोड़ा दूर चले जाते हैं। जेरल्ड गुस्से में ग्लास के पास आकर कहता है, तू मर क्यों नहीं जाता? तेरी वजह से हम सब मर जाएंगे। आदिवासी अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं, अगर वो यहाँ आ गए तो हम सबको मार डालेंगे। फिर वो कहता है, अगर तू अपनी आंख झपकाएगा तो मैं समझूंगा कि तू मरने के लिए तैयार है। बेचारा ग्लास अपनी आंखों को झपकने से रोकने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जब जेरल्ड उसके बेटे हॉक की बात छेड़ता है कि शायद तू अपने बेटे को भी बचाना नहीं चाहता, तो ग्लास मजबूरी में अपनी आंख झपका देता है ताकि उसके बेटे की जान बच सके। जेरल्ड इसे इशारा समझकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंसता है और उसका दम घोंटने लगता है। ग्लास तड़प रहा होता है। उसी वक्त हॉक वापस आ जाता है। वो जेरल्ड को धक्का देता है, बंदूक तानकर उसे मारने की धमकी देता है। जेरल्ड उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन हॉक नहीं मानता, उसे धक्का देता है, चिल्लाता है। लड़ाई में जेरल्ड चाकू निकालकर हॉक के पेट में घोंप देता है। ग्लास की आंखों के सामने उसका बेटा हॉक धीरे धीरे दम तोड़ देता है। ग्लास का गला कटा होने की वजह से वो एक आवाज तक नहीं निकाल पाता, बस बेबस होकर अपने बेटे को मरते हुए देखता रहता है। जेरल्ड हॉक की लाश को थोड़ी दूर ढलान के पीछे छुपा देता है ताकि जब ब्रीजर लौटे तो उसे कुछ पता न चले। थोड़ी देर बाद ब्रीजर वापस आता है और पूछता है, हॉक कहाँ है? जेरल्ड कहता है, यहीं कहीं आसपास होगा। अगली सुबह जेरल्ड ब्रीजर को जगाता है और झूठ बोलता है, मैंने 20 आदिवासी हमारे तरफ आते देखे हैं, अगर हम अभी नहीं भागे तो वो हमें काट काट कर मार डालेंगे। ब्रीजर डर जाता है। वो कहता है, लेकिन ग्लास और हॉक का क्या? जेरल्ड कहता है, अगर हॉक जिंदा होगा तो वो हमें ढूंढ लेगा। ग्लास वैसे भी मरने वाला है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, वरना अकेले वापस जा सकते हो। ब्रीजर कुछ कह नहीं पाता। जेरल्ड ग्लास के पैरों को पकड़कर उसे बुरी तरह घसीटता है, फिर उसे उसी गड्ढे में धकेल देता है जो उसने पहले खोदा था। ग्लास के जख्मों में और भी दर्द भर जाता है। जेरल्ड उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। ब्रीजर दुखी होकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? जेरल्ड कहता है, आज नहीं तो कल वैसे भी मरने वाला। वो ग्लास के ऊपर थोड़ी मिट्टी डालता है और वहां से निकलने लगता है। ब्रीजर ग्लास के पास पानी की बोतल रख देता है और कहता है, सॉरी मिस्टर ग्लास, मुझे जाना पड़ेगा, और जेरल्ड के साथ वहां से चला जाता है। अब ग्लास अकेला जमीन के नीचे दबा हुआ, आधे जिंदा आधे मरा हुआ। कई घंटों तक ग्लास उसी गड्ढे में पड़ा रहता है। वो पूरी हिम्मत जुटाता है, अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे मिट्टी को धक्का देते हुए गड्ढे से बाहर निकल आता है। फिर रेंगते रेंगते वो उस जगह जाता है जहां उसके बेटे हॉक की लाश पड़ी होती है। ग्लास अपने बेटे को देख
देखता है, टूट जाता है। उसके अंदर सिर्फ एक आग बचती है, बदले की आग। वो हॉक के पास सिर रखकर लेट जाता है और थोड़ी देर के लिए वहीं सो जाता है। ग्लास की हालत बहुत खराब है। वो भूख और ठंड से तड़प रहा है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। वो रेंगते रेंगते एक जगह पहुंचता है जहां किसी जानवर की पुरानी खोपड़ी पड़ी होती है। वो उस खोपड़ी को तोड़कर उसमें फंसा हुआ सूखा मांस निकालता है और खाना शुरू करता है। फिर वो घिसटते घिसटते एक ऊंचे किनारे तक जाता है। नीचे उसे एक गहरी नदी दिखाई देती है। ग्लास किसी तरह रेंगकर नदी किनारे तक पहुंचता है, पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो घूंट भरता है, उसकी कटी हुई गर्दन से वो पानी बाहर निकलने लगता है। दर्द, जलन, लेकिन ग्लास रुकता नहीं। उसके पास थोड़ा सा गन पाउडर बचा होता है। वो सूखी घास उठाकर आग जलाता है, अपने गले के जख्म पर थोड़ी गन पाउडर की परत डालता है और फिर आग की चिंगारी से उसे जला देता है। धुआं, चिंगारी और जलन, लेकिन इसी आग की जलन से उसका जख्म सिकुड़ जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। ये इतना दर्दनाक होता है कि ग्लास वहीं बेहोश हो जाता है। काफी दिनों तक वो नदी किनारे ही रहता है, कभी घास खाकर, कभी मछली पकड़कर, कभी छोटे जानवरों का कच्चा मांस खाकर किसी तरह खुद को जिंदा रखता है। एक दिन उसी नदी के किनारे कुछ आदिवासी पहुंच जाते हैं। ग्लास उन्हें देखकर तुरंत नदी में कूद जाता है और तेज धारा उसे बहाकर दूर ले जाती है। ठंड से उसकी हालत और खराब हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसके जख्म भरने लगते हैं। वो लकड़ी का सहारा लेकर चलना सीखता है, मछली पकड़कर खाता है और आगे बढ़ता रहता है। एक रात आग की लौ दिखाई देती है। वो सावधानी से उस तरफ जाता है। वहां एक आदमी आग के पास एक बड़ी मछली भूनकर खा रहा होता है। ग्लास की हालत देखकर वो पहले तीर कमान तान देता है, फिर ग्लास के इशारों से समझ जाता है कि वो सिर्फ खाना चाहता है। वो उसे मछली का टुकड़ा देता है। दोनों वहीं रात बिताते हैं। अगली सुबह वो आदमी ग्लास के जख्म देखता है और उससे पूछता है। ग्लास बताता है, एक भालू ने हमला किया, साथियों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, उसके बेटे को मार डाला। वो आदमी उदास हो जाता है और कहता है, फ्रेंच शिकारियों ने मेरे परिवार को भी मार डाला, लेकिन मैं बदला नहीं लूंगा, क्योंकि बदला लेना भगवान का काम है, इंसान का नहीं। वो ग्लास को साथ चलने का ऑफर देता है। दोनों एक घोड़े पर बर्फीली वादियों में सफर शुरू कर देते हैं, लेकिन किस्मत यहाँ भी ग्लास के साथ नहीं थी। बर्फीले तूफान में ग्लास की हालत फिर खराब होने लगती है। उसका साथी उसके लिए लकड़ी का एक छोटा हट बनाता है, उसके कपड़े उतारकर उसे अंदर लिटाता है, बाहर से उसे ढक देता है, आग जलाता है ताकि ग्लास को गर्मी मिल सके। रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह ग्लास उठता है तो देखता है कि उसका साथी कहीं नहीं है। वो थोड़ा दूर जाता है तो देखता है उसका साथी एक पेड़ पर फांसी से लटका हुआ है और पास ही फ्रेंच शिकारियों का कैंप है। ग्लास समझ जाता है कि इन फ्रेंच शिकारियों ने ही उसका साथी मार डाला है। वो चुपके से उनके घोड़ों के पास पहुंचता है और देखता है कि उनमें से एक फ्रेंच आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये वही लड़की है जो आदिवासी लीडर की बेटी है, जिसके लिए वो लोग शुरू से अमेरिकन शिकारियों को दोष दे रहे थे। असल में किडनैप इन फ्रेंच शिकारियों ने किया था, लेकिन शक अमेरिकन पर था। ग्लास चुपचाप घोड़ों की रस्सियां खोल देता है, एक गोली चलाता है। घोड़ों में भगदड़ मच जाती है, सारे घोड़े भाग जाते हैं, लेकिन इस भागदौड़ में ग्लास की पानी की बोतल वहीं गिर जाती है। यही बोतल आगे चलकर सबूत बनती है कि ग्लास जिंदा है। ग्लास भागते भागते एक पेड़ के नीचे रात बिताता है। सुबह उठता है तो देखता है कि आदिवासी फिर से उसके पास पहुंचने वाले हैं। वो घोड़े पर बैठकर तेजी से भागता है। पीछे पीछे आदिवासी तीर चलाते हुए आ रहे हैं। ग्लास 2-3 आदिवासियों को मारता है, घोड़े की रफ्तार बढ़ाता है। आगे एक ऊंचा पहाड़ी किनारा आता है जिसके नीचे गहरी खाई है। रुकने का मतलब मौत। तो ग्लास घोड़े समेत नीचे छलांग लगा देता है। घोड़ा नीचे पत्थरों पर गिरकर मर जाता है, लेकिन ग्लास पेड़ के मोटे तने पर गिरने की वजह से जिंदा बच जाता है। हालांकि कि उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी बर्फीला तूफान आता है, ठंड और बढ़ जाती है। अब अगर उसे कोई गर्म जगह नहीं मिली तो वो ठंड से जमकर मर जाएगा। ग्लास एक खतरनाक फैसला लेता है। वो अपने मरे हुए घोड़े का पेट चीरता है, अंदर की सब चीजें निकाल देता है और खुद घोड़े के पेट के अंदर घुसकर रात बिताता है। ये सीन दिखाता है कि जिंदा रहने के लिए इंसान कहां तक जा सकता है। सुबह मौसम थोड़ा साफ होता है। ग्लास बाहर निकलता है और एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू कर देता है, सिर्फ एक मकसद के साथ, अपने बेटे का बदला। दूसरी तरफ फ्रेंच शिकारियों में से एक इंसान अमेरिकन कैंप में आता है और मदद मांगता है। कैप्टन उससे पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो अपनी कुछ चीजें दिखाता है जिनमें एक पानी की बोतल भी होती है। वो कहता है, ये बोतल उसी आदमी की है जिसने हमारे कप्तान को मारा। ब्रीजर बोतल देखते ही घबरा जाता है। ये तो ग्लास की बोतल है जो मैंने उसके पास छोड़ी थी। अब सबको पता चल जाता है ग्लास जिंदा है। कैप्टन, ब्रीजर और कुछ सिपाही घोड़ों पर बैठकर ग्लास को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये सुनकर जेरल्ड समझ जाता है कि अब उसकी सच्चाई सामने आएगी। कई घंटों के सफर के बाद रात को वो लोग उसी जगह पहुंचते हैं जहां वो बोतल 2 मिली थी। कैप्टन सबको आसपास ढूंढने बोलता है। थोड़ी दूर उन्हें एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो ग्लास होता है, जिंदा। कैप्टन हैरान रह जाता है क्योंकि जेरल्ड ने तो कहा था कि ग्लास मर चुका है। ग्लास धीरे धीरे उन्हें पूरी सच्चाई बताता है, कैसे जेरल्ड ने उसके बेटे को मारा, उसको जिंदा दफन किया और सबसे झूठ बोला। कैप्टन ग्लास को साथ लेकर कैंप वापस आता है, जेरल्ड को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन जेरल्ड पहले ही सारा पैसा चुराकर भाग चुका होता है। गुस्से में कैप्टन ब्रीजर को डांटता है, उसे
गिरफ्तार करने कहता है, लेकिन ग्लास कहता है ब्रीजर को छोड़ दो। अब कैप्टन खुद तय करता है कि वो जेरल्ड को पकड़कर लाएगा, क्योंकि उसने ग्लास के बेटे की हत्या की और उसका पैसा भी चुराया। ग्लास कहता है मैं भी चलूंगा, मैंने इतनी दूर तक सफर बस उसके लिए ही किया है, उसे मैं ही मारूंगा। कैप्टन पहले मना करता है, लेकिन ग्लास की आंखों में उसके बेटे का दर्द देखकर मान जाता है। दोनों घोड़े पर सवार होकर जेरल्ड की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाकर वो दोनों अलग दिशा में जेरल्ड को ढूंढने लगते हैं। कैप्टन अकेला एक इलाके की तरफ ढूंढ रहा होता है कि तभी जेरल्ड एक बड़े पत्थर के पीछे से निकलता है और कैप्टन पर बंदूक तान देता। जैसे ही कैप्टन अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है, जेरल्ड उसे गोली मार देता है। कैप्टन वहीं मर जाता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास वहां पहुंचता है और कैप्टन की लाश देखता है। जेरल्ड फिर से भाग जाता है। ग्लास एक चतुर प्लान बनाता है। वो एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा कैप्टन की पीठ पर बांधता है ताकि वो सीधे बैठे जैसा लगे। फिर कैप्टन की लाश को घोड़े पर आगे बैठाता है और खुद पीछे लेट जाता है, जैसे कि पीछे वाली लाश हो। दूर से जेरल्ड देखता है और समझता है कि घोड़े पर आगे बैठा व्यक्ति ग्लास है और पीछे कैप्टन की लाश है। वो निशाना साधकर आगे बैठे इंसान पर गोली चलाता है। गोली कैप्टन को लगती है, वो घोड़े से गिर जाता है। जेरल्ड को लगता है कि ग्लास मर चुका है। वो धीरे धीरे पास आता है, लाश को पलटता है और देखता है कि वो कैप्टन है। तभी पीछे से ग्लास उठता है और जेरल्ड पर गोली चला देता है। गोली जेरल्ड के कंधे पर लगती है। जेरल्ड भागता है, ग्लास उसके पीछे दौड़ता है। दोनों भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी किनारे ग्लास और जेरल्ड के बीच आखिरी और खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर चाकू, घूंसे, पत्थर जो मिलता है उससे हमला करते हैं। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। खून, दर्द, बर्फीली हवा, हर चीज इस लड़ाई को और ज्यादा डरावना बना रही होती है। उसी वक्त नदी के दूसरी तरफ कुछ दिवासी दिखाई देते हैं। वही आदिवासी जो शुरू से अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। ग्लास जेरल्ड को मारने ही वाला होता है कि उसे अचानक वो आदमी याद आता है जिसने उसे मछली खिलाई थी, जिसने कहा था बदला लेना भगवान का काम है, इंसान का नहीं। ग्लास अपनी तलवार चाकू पीछे खींच लेता है। वो जेरल्ड को खुद नहीं मारता, बस उसे नदी में बहने के लिए छोड़ देता है। जेरल्ड नदी के बहाव में दूसरी तरफ पहुंचता है, जहां आदिवासी उसे पकड़ लेते हैं और वहीं उसे मार डालते हैं। फिर वो आदिवासी नदी पार करके ग्लास की तरफ आते हैं। ग्लास सोचता है अब मेरी बारी है, लेकिन तभी उनके बीच से एक लड़की आगे आती है। वही आदिवासी लड़की जिसे ग्लास ने फ्रेंच शिकारियों से बचाया था। आदिवासी लीडर कुछ देर ग्लास को देखता है और बिना कुछ बोले मुड़कर अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। ग्लास वहीं बर्फीली धरती पर अकेला रह जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है। उसे अपनी मरी हुई पत्नी दिखाई देती है, जैसे वो मुस्कुराकर कह रही हो अब सब खत्म हो गया, अब तू आजाद है। ग्लास की आंखों में आंसू होते हैं। वो एक गहरी सांस लेता है और कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे से दूर चला जाता है। यहीं खत्म होती है द रेवेनेंट, एक इंसान की हिम्मत, दर्द, सर्वाइवल की जिद और बदला लेने के बावजूद माफ कर देने की ताकत की कहानी।